प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है उसमें बेतहाशा पॉलिटिकल लेवल में मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ जगहों से, एकेडमिक्स से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये सीज फायर जो है वो क्यों किया गया है. The ceasefire between India and Pakistan. Ceasefire. Ceasefire. There's a lot of conversation around Kashmir today. Even the US president is talking about it. He says he is willing to mediate the issue. Definitely, we have downed a few planes. You were batting it 99 and you decided to declare your innings. 140 करोड़ भारतीय बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये सीज फायर जरूरी था. America is the greatest democracy in the world. I have faith in the American system of justice. अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स. आज 12 मई 2025 है, सोमवार का दिन है और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से मेरे सामने है. जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, अब से थोड़ी देर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs की मुलाकात जो है वो दिन के 5 बजे हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से दिन के 5 बजे मतवक्को है. ये मुलाकात है जिसके बारे में पहले हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा था, और लेकिन उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने कहा था कि इसके बारे में अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है. लेकिन अब ये मुलाकात हो रही है. एक गैर मुतवक्का चीज़ ये हुई कि इस मुलाकात से पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से खामोश रहे, उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया. उन्होंने अपने तीनों सर्विस चीफ्स जो हैं, यानी चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स के साथ मुलाकात की, अलॉन्ग विद द CDS जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है. ये इस लिहाज से बड़ी अहम बात है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई कमेंट नहीं किया था. अब उनके हवाले से इक्का दुक्का खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को उन्होंने किस तरह से कमेंट किया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई खिलाफ वर्जी की या पाकिस्तान की तरफ से कोई दोबारा कोई चीज़ हुई तो हिंदुस्तान पहले से ज़्यादा सख्त उसका जवाब देगा. इस स्टेज पे DGMOs की मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर का अपने सर्विस चीफ्स को मिलना बड़ा मालाखेज है. इसकी कोई तफसीलात जो हैं वो हिंदुस्तान की मीडिया को नहीं दी गई, तो हमारे पास ज़ाहिर है इसकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग है. बहरहाल हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं. एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो भी है जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पैरोल की जो दरख्वास्त थी जो अली अमीन गंडापुर ने दायर कर रखी थी उसे टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रद्द कर दिया. एट द सेम टाइम हमने देखा कि कराची शहर में अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा जुलूस निकाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने. इतना बड़ा जुलूस गालिबन कई महीनों में कराची में नहीं देखा गया, जहां ये मुतालबा किया गया कि इमरान खान को रिहाई दी जाए. मोदी के खिलाफ भी, ये तो अब ज़ाहिर फैशन है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए. ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जिसका और इनका क्या एनालिसिस है मैं आपके सामने रखूंगा. लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब जो हैं उन्हें खोलें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सकें. इसकी डिबेट के अंदर हिस्सा लें, इसे शेयर करें. आपको पता है ये बहुत ही बेचारा बदनसीब चैनल है जिसे दुनिया की अब कोई भी हुकूमत जो है इस खत्ते में जो है वो पसंद नहीं करती. सो मूविंग टू द डेवलपमेंट्स, और एक इस मुल्क में, इस खत्ते में, जिस खत्ते के हवाले से हम पहले बात का आगाज़ करने लगे हैं, इसमें रैशनल और मेच्योर डिस्कोर्स की बहुत ज़रूरत है, इन्फॉर्म डिस्कोर्स की. ये मुल्क है जहाँ पर अच्छे खासे मैच्योर लोग जिनकी अच्छी खासी उम्रें हैं वो टेलीविज़न चैनल पे बैठ के गुज़श्ता 5-6 दिन से ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि 2-4 जहाज़ भेज के हिंदुस्तान का सलाल डैम, उसका जो है किशनगंगा डैम, उसका भागलिया डैम जो है हमें तोड़ देना चाहिए. एज इफ़ के डैम तोड़ने के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, बल्कि ये तो उस तरह की एग्जाम्पल है जो बचपन में हम सुनते थे कि एक आदमी दरख्त की एक शाख के ऊपर बैठा है और उसी शाख को काट रहा है. भाई अगर आप डैम तोड़ेंगे तो पानी जो है वो निकल के किधर आएगा, उसका फिर आप क्या बंदोबस्त करेंगे. बहरहाल इस किस्म के माहौल के अंदर आपको रैशनल और इन्फॉर्म डिस्कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब आए डेवलपमेंट्स की तरफ. सबसे पहले देखें कि सीज़ फायर जो है वो होल्ड कर रहा है, लेकिन इसको मत भूलें कि हिंदुस्तान में इस सीज़ फायर को स्टॉपिंग ऑफ द फायरिंग कहा जाता है. इसको सीज़ फायर का नाम उन्होंने नहीं दिया. और अब जो DGMOs की मीटिंग है इसके एजेंडा के 4 आइटम हैं. गालिबन उसमें एक आइटम तो ये है कि सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, एक ट्रूप मूवमेंट्स के हवाले से है, एक एयर जो मुख्तलिफ जो एरियल व्हीकल्स हैं जैसे उनके हवाले से बात है कि उनका क्या होगा. तो इसकी तफसीलात जो हैं अगले चंद घंटों में हमारे सामने आएंगी. लेकिन ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है
وہ بڑی ٹینس ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے سروس چیف کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کی. ویسے تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے آپریشن سندور کے حوالے سے کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا, لیکن ہندوستان کی جو نیوز ایجنسی ANI ہے اس میں ان کی ہیڈ لائن لگی ہے کہ جب انہوں نے ایک دن پہلے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی, تو JD وینس کو انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اب کوئی وائلیشن ہوگی, کچھ ہوگا تو ہندوستان اس کا پہلے سے بھی زیادہ سخت قسم کا جواب دے گا. اس وقت ہو کیا رہا؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہندوستان میں ایک نیا نیریٹو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان سے بڑا سخت قسم کا بدلہ جو ہے وہ آپریشن سندور میں لے لیا ہے. اس کی 11 جو ایئر اسٹرپس ہیں انہیں تباہ کر دیا گیا ہے, 11 بیسز پہ حملہ کیا ہے. بعض حملے جو ہیں وہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر کر دیے گئے ہیں, جس میں نور خان بیس کے اوپر پاکستان کے غالباً نیوکلیئر ایسٹس تھے, وہاں پر بھی ہندوستان نے اسٹرائک کیا ہے. وہاں پہ نیوکلیئر لیکس ہو گئی ہیں. اس کے لیے ایجپٹ سے باقاعدہ بورون یہ پتہ نہیں کو لے کر جہاز آیا ہے. امریکن اس کے حوالے سے بڑے کنسرن تھے. پھر سرگودا میں کوئی پہاڑی ہے کناری, وہاں پر پاکستان کے نیوکلیئر اسٹاک پائلز تھے, وہاں پر بھی ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اور 100 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد مار ڈالے ہیں. اور اس طرح کی پوری پکچر جو ہے وہ ہندوستان میں بلڈ اپ کی جا رہی ہے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ جیسے ہی گوگل کھولتے ہیں تو آپ کو بے تحاشا ہندوستان کے مختلف جو اخبار ہیں, جو ٹیلی ویژن چینل ہیں, ان کی جو ویب سائٹس ہیں, ان کی مختلف ہیڈ لائنز ہیں, جس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے ایک بہت بڑا مورل امپیکٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے اس جنگ کا. یہ اس وقت ایک نیریٹو شیپنگ, نیریٹو فکسنگ ایکسرسائز جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جس میں یہ ANI کی سٹوری بھی مجھے لگتا ہے کہ JD وینس صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ چھپائی گئی ہے, چھاپی گئی ہے. اب انہی 24 گھنٹوں میں ہندوستان کی آرمی نے, ہندوستان کی ایئر فورس نے اور ہندوستان کی نیوی نے اپنا ایک فکس کرنا کی بیانیہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے وہ لے کر آئے ہیں. اس میں IAF جو ہے, انڈین ایئر فورس کا بیانیہ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہاں پر ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے بھی جہاز گرائے, اور پاکستان کا ان سے پوچھا گیا کتنے جہاز گرائیں, کس قسم کے جہاز گرائیں, کس جنریشن کے جہاز گرائیں, تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بس اتنا بہت ضروری ہے کہنا کہ ہائی ٹیک, ہم نے پاکستان کے ہائی ٹیک جہاز جو ہیں وہ گرائیں. لیکن وہ کون سے جہاز گرائیں اس کی انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں دی. جب ہندوستان کے ایئر فورس کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے ان سے یہ پوچھا گیا کہ ہمارے جو لاسز ہوئے ہیں, تو انہوں نے مانا کہ کامبیٹ میں لاسز ہو جاتے ہیں. پھر ان سے پوچھا کہ کس قسم کے لاسز ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ چونکہ ابھی جنگ کی حالت ختم نہیں ہوئی, ایسی کوئی بھی انفارمیشن دینا جو ہے وہ دشمن اس کا فائدہ جو ہے اٹھائے گا, اس لیے ہم ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتے. لیکن اب یہ انڈین ایئر فورس کا یہ بیانیہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا بھر کی تمام جو مغربی ٹریڈ جرنلز ہیں اور دنیا کی بڑی پبلیکیشنز ہیں, انہوں نے تقریباً اس چیز کو ایبزارب کر لیا ہے, سمجھ لیا ہے کہ ہندوستان کی ایئر فورس کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو گیا. تقریباً سمجھیں کہ 5 ہتھیاروں کی جو بات ہے, جو کلیم ہے پاکستان کا, اس سے انٹرنیشنل پریس نے, پبلیکیشن نے اور جو ڈیفنس ریلیٹڈ اسے کہتے ہیں ایسوسیشنز, جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. تاہم انڈین ایئر فورس کا یہ کہنا ہے کہ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹس جو تھے وہ ہم نے اچیو کیے ہیں, اور ہم نے پاکستان میں بہت سکسیسفلی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی شہر کو, کسی بھی بیس کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیکل ڈیپتھ بہت کم ہے, اور اس تک پہنچنا میزائلز کا, کیونکہ جہازوں سے آ کے تو نشانہ انہوں نے بنایا نہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ اسٹینڈ آف ویپنز آپ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اسٹینڈ آف ویپنز اور میزائلز کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ چھوٹا سا اسرائیل ہے جس نے بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے ہیں آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے لیے, لیکن اسرائیل میں بھی جب ایران کے میزائل آتے ہیں تو وہ, حالانکہ وہ تو بیچارے بہت دور سے آئے ہیں سفر کر کے, تو وہ وہاں پہ گر ہی جاتے ہیں. تو نہ تو امریکہ اپنے آپ کو میزائل سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جائے, نہ روس ڈیفینڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو پاکستان کی چونکہ جغرافیکل ڈیپتھ بہت کم ہے, اس لیے بھی اس میں یہ ایلیمنٹ ہے. نیوی کے جو وائس چیف ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کراچی کو ہٹ کرنا ہمارا ایک بنیادی ٹارگٹ تھا, اگر لڑائی ہو جاتی تو ہم نے کراچی کو ڈیفینیٹلی ہٹ کرنا. یہ نیریٹو فکسنگ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی بات. دوسری طرف پاکستان کی نیوی کی طرف سے بیانیہ یہ ہے کہ ہم مسلسل انڈین نیوی کو مانیٹر کر رہے تھے, اور ان کی جو بحری بیڑے ہیں جیسے INS وکرنت ہے, وہ ہم سے تقریباً پیچھے ہٹ کے 400 نوٹیکل مائل دور تھا, اس لیے ہم سیٹسفائڈ تھے کہ کوئی چیز ابھی نہیں ہو رہی ہے. بیسکلی جو چیز سمجھنے والی ہے, جو اصل میں چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ ہندوستان کے طول و عرض میں بہت ہی زیادہ ان پاپولر ہے, اور پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی حکومت جو ہے اس پہ بے تحاشا پولیٹیکل لیول میں میڈیا کی طرف سے, سوشل میڈیا میں, مختلف جگہوں سے, ایکیڈیمکس سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے, ہمیں یہ سیز فائر کیوں کرنا پڑا ہے, ہم پہ کس قسم کا دباؤ تھا, ہم نے کیا چیز حاصل کی ہے, اور امریکہ کا اس میں کیا رول تھا. اب امریکہ کے رول کو ہندوستان بالکل نہیں مانتا. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی رول ہی نہیں تھا. ہندوستان اور پاکستان نے آپس میں ہی DGMO لیول پہ ملاقات کر کے جو سارا کا سارا یہ سیز فائر کیا. یہ سیز فائر اتنا ان پاپولر ہے کہ ہندوستان کے فورن سیکرٹری جناب وکرم مسری, جن کو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بہت ہی گریسفل طریقے سے, یہ بہت ہی ٹینس
जो सारी ब्रीफिंग्स वो करते रहे बहुत सीरियस तरीके से, बहुत ग्रेसफुल तरीके से, उनके ऊपर इतनी तनकीद हुई है कि हिंदुस्तान में सोशल मीडिया और बहुत से लोग जो हैं वो विक्रम मिस्री को छोड़ के उनकी बीवी, उनकी बेटियों, उनकी काम वो क्या करती हैं, उनकी बीवी क्या काम करती हैं, उनकी बेटियां क्या काम करती हैं, वो कहाँ जॉब करती हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से विक्रम मिस्री साहब को अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद करना पड़ा है। और फिर बाकी हिंदुस्तान की फॉरेन सर्विस की जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है कि सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह से अटैकिंग कर रहे हैं, ये हमले कर रहे हैं विक्रम मिस्री पे, ये बिल्कुल नाजायज़ है। विक्रम मिस्री का क्या ताल्लुक है? उन्होंने तो महज जो है वो सीज फायर की खबर जो है उसको नशर किया है, उसका ऐलान किया है। विक्रम मिस्री ने तो सीज फायर नहीं किया। अब इसमें आप अंदाजा लगाएं कि जज्बात कितने भड़के हुए हैं और कितना गुस्सा है लोगों को वहां पे, कि वाकई मैं समझता हूं कि विक्रम मिस्री ने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया। और वैसे भी फॉरेन सेक्रेटरी बेचारे का क्या ताल्लुक है सीज फायर करने से? वो तो एक टोटल मामला तो उसके कंट्रोल से बाहर है। ये फैसला तो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, या हिंदुस्तान की मिलिट्री हाई कमांड ने किया। बहरहाल इस पूरी जो जलती हुई सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद इस तेल छिड़का इसके ऊपर, जब उन्होंने एक अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये ट्वीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने बेसिकली तौर पर जो सारी दुनिया की हेडलाइंस बन गई हैं कश्मीर के हवाले से। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का जो मसला है, जो 1000 साल पुरानी जंग है, वो बार बार उसको 1000 साल पुरानी जंग ही समझते हैं, और इससे हिंदुस्तान में लोगों को बहुत गुस्सा आता है, पाकिस्तान में भी लोगों को हैरानगी होती है। असल वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको मुसलमानों की और हिंदुओं की जंग समझते हैं। वो समझते हैं कि जो भी झगड़ा इस वक्त है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में, खा कश्मीर की शक्ल का हो, या पहलगाम का हो, या बॉर्डर का हो, या किसी और चीज़ का हो, ये बुनियादी तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों का एक झगड़ा है। और वो कह रहे हैं कि मैं एक पीस मेकर की हैसियत से इस झगड़े को रिजॉल्व करने में मैं मदद कर सकता हूँ। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी दिली ख्वाहिश है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। और वो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा को जब नोबेल पीस प्राइज मिला था तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कुछ भी नहीं किया था। उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में पीस लाया, वहां से उन्होंने फौजें निकाली। उनके जो दौरे हुकूमत था 4 बरस का, उसमें दुनिया में कोई बड़ी जंग नहीं हुई, अमेरिका ने किसी जंग को इनिशिएट नहीं किया। और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में भी उनको बहुत कोशिश है, बड़ी सिंसियर मुझे एफर्ट लग रही है कि मैं एक रोल प्ले कर सकूं। वो ये रोल जो है अनफॉर्चुनेटली रूस और यूक्रेन में भी प्ले करना चाह रहे हैं, शुरू में कह भी चुके हैं, लेकिन वहां भी पीस नहीं हो पा रहा। वो ये रोल मशरिक़ वस्ता में भी प्ले करना चाहते थे, लेकिन वहां पर भी उनको कामयाबी नहीं हुई। तो इसको मद्देनजर रखते हैं बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में भी कोई कामयाबी हासिल हो सकेगी। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया है अपना ट्रूथ सोशल के ऊपर, जो उन्होंने कमेंट किया है, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लीडरशिप की बड़ी तारीफ की है कि बड़े सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना और इंटेलिजेंट फैसले किए, जिसके नतीजे में बहुत तबाही जो होनी थी उससे हम बच गए। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड। अब ये ना चाहते हुए भी, और गालिबन उनके पेट में बात रह नहीं सकी, कि उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि असल में यहाँ मसला जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का, ये न्यूक्लियर जंग का, एक जोहरी जंग का खतरा था। ये वो चीज़ है जिसका मैंने पिछले वीडियो में बहुत तफसील से जिक्र किया था, जब मैंने आपको CNN की हेडलाइन दिखाई थी और मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन दिखाई थी। CNN की हेडलाइन में तो क्लियरली यह था कि एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आई थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन तो खुल्म खुला ये कहती थी कि न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट और न्यूक्लियर जंग का खतरा था पाकिस्तान की तरफ से प्रॉबेबली। और मेरे मैं आई एम वन ऑफ द फर्स्ट जिसने इसको अपने वीलॉग्स में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने देखा कि फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसकी बहुत डिस्कशन हुई है, लेकिन जब मैंने अपने वीलॉग में डिस्कशन की थी उस वक्त तक ये डिस्कशन हिंदुस्तान पाकिस्तान बारे में इस हद तक नहीं हुई थी। अभी तक अमेरिका में ज्यादा ये डिस्कशन हो रही थी इंटरनेशनल मीडिया में। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान में बड़ी एक हर्ट फीलिंग है इस हवाले से कि जब रूस ने जोहरी हथियारों को इस्तेमाल करने की थ्रेट लगाई थी यूक्रेन के हवाले से, तो मगरब ने बिल्कुल भी रूस के सामने सरेंडर नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान के जब भी खतरा होता है न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है मगरब को, और मगरब जो है वो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देता है। इसकी क्या वजह? इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो वो है जो फाइनेंशियल टाइम्स की एक हेडलाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो यूरोप का बहुत बड़ा अखबार है, जिसकी हेडलाइन कुछ इस तरह से कहती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ 2 रिलीजियस स्ट्रॉन्ग मैन। वो बेसिकली तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर साहब भी बहुत ज्यादा मजहबी इंतहा पसंद है, और हिंदुस्तान के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बहुत मजहबी इंतहा पसंद है। ये 2 मजहबी फेनेटिक हैं, बुनियादी तौर पर जहनी तौर पर ठीक नहीं है, पागल हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द हेडलाइन बेसिकली सेज। तो ये इससे भी आपको थोड़ी सी समझ आती है कि अमेरिकी और मगरब जो है वो इतने ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से। उनको पता था कि रूसी जो है वो कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज रशियंस आफ्टर ऑल रैशनल है, अनलाइक इंडियंस और पाकिस्तानी की उनका कम से कम ख्याल है। अब कश्मीर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोजीशन ले ली है, उसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तो फौरी तौर पर वेलकम किया, और अपनी पुरानी घिसी पटी स्टेटमेंट कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो 1947-48 की करारदादें हैं उसके तहत जो है कश्मीर का हल होना चाहिए, नोइंग फुली वेल कि इस वक्त दुनिया में कोई भी रैशनल बंदा ऐसा नहीं है जिसका ख्याल है कि 1947-48 की जो करारदादें हैं उसके नतीजे में अब कोई हल जो है कश्मीर का निकल सकता है उसकी रोशनी में। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, वहाँ के लोग हर वक्त इस किस्म की बातें दोहराते रहते हैं, नॉट इवन रियलाइजिंग कि चंद बरस पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी कहीं
जो है एक भड़ास निकालते हुए या फ्रस्ट्रेट होकर कह दिया था कि वो करारदादें जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, और अब कश्मीर का अगर कोई हल निकलेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई भी प्ले कर सकता है, तो वो बेसिकली तौर पे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो 4 पॉइंट एजेंडा था, जिसको चनाब फॉर्मूला वगैरह भी कहा जाता था, जिसका एक वेरिएंट था, जिसमें ये था कि जिस किस्म की पोजीशन इस वक्त है लाइन ऑफ कंट्रोल की, हिंदुस्तान का जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित, इस पोजीशन को फॉर्मलाइज कर लिया जाए और उसके बाद दोनों के बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर दिया जाए, लोग आ जा सकें, उनकी एथनिक रिलेशनशिप हो, ट्रेड हो, मिलना जुलना हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सके, तो इन्हीं खतूत के ऊपर कश्मीर का एक हल निकल सकता है। सिर्फ उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, उसकी इसको ध्यान में रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर का जिक्र करने से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मातम हो रहा है। मातम इसलिए हो रहा है कि वहां ये रियलाइजेशन हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो बहुत जरूरतमंदाना ऑपरेशन सिंदूर किया है, उससे तो हमें लेने के देने पड़ गए, और कश्मीर जो है वो एक दो नए सिरे से इंटरनेशनलाइज हो गया है, उसकी बात होने लग गई है, पूरी दुनिया की उसकी हेडलाइंस बनने लग गई हैं। एक और उनको दुख ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोबारा से हाइफिनेट कर दिया गया, यानी इसको दोबारा से इंडिया एंड पाकिस्तान कहा जा रहा है, इंडो पाकिस्तान कहा जा रहा है। 1947 से लेकर अर्ली 1990s तक जो टर्म इस्तेमाल करता था इंटरनेशनल मीडिया, वो था इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट। उसको टर्म को खत्म करवाने में हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस की और इंडियन जो थिंक टैंकर्स और एकेडमिक्स हैं, इनका बड़ा रोल था, बिकॉज ये कहते थे कि जनाब हम इतने बड़े मुल्क, इतना बड़ा हमारी इकॉनमी, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना हमारा ट्रेड वगैरह सब कुछ, तो आप हमको, पाकिस्तान तो बैकवाटर है, आप उसको पाकिस्तान के साथ हमें कैसे कंपेयर करते हैं। और सो मच हो कि हिंदुस्तान की फिर डिमांड ये होती थी कि अमरीकी या बरतानवी या यूरोपियंस जब आए हिंदुस्तान, तो सिर्फ हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान अगर आपको आना है तो आप अलग से आए। और आपने देखा कि 90s के बाद से जब हिंदुस्तान ने इंसिस्ट किया, तो पाकिस्तान में जो टॉप लीडरशिप आती है यूरोप की, अमेरिका की, उसका आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी कम हो गई, बिकॉज उससे पहले ही होता था कि वो 3 दिन हिंदुस्तान में आते थे, 2 दिन पाकिस्तान में आते थे, लेकिन हिंदुस्तान की डिमांड्स के तहत उनको अपना ये स्केड्यूल चेंज करना पड़ा। और फिर जाहिर है इस खत्ते की तरफ आने में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, या इसे कहते हैं यूरोप की लीडरशिप को, उनको एक टाइम निकालना पड़ता है इस तरफ आने के लिए, तो इसलिए उनका आना जाना यहाँ पे इस तरह से कम हो गया। अब इनको परेशानी है, इसकी बहुत डिबेट हो रही है हिंदुस्तान में, मैं कोशिश करता हूँ चंद आपको शायद चीजें दिखा भी सकूं, लेकिन बहुत डिबेट हो रही है कि भाई ये किस तरह से दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की हाइफिनेशन हो गई, इसको खत्म करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के अंदर एक फीलिंग ये भी हो रही है कि हम दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के मीडिया के अलावा और वहां की पब्लिक ओपिनियन के अलावा कोई भी जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ा है। और ये फीलिंग पैदा हुई है IMF की बोर्ड मीटिंग जो हुई है 9 मई की, उसके बाद कि भाई कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इसकी हमारे साथ आखिर क्या वजह है, ये भी एक सोल सर्चिंग किस्म की डिबेट वहां पे हो रही है। असल वजह इसकी क्या है? असल वजह इसकी है कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद अपने आप को इतने एग्रेसिव तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, जो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत से एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो प्रेजेंट लीडरशिप थी और मिलिट्री और प्रेजेंट, मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को बहुत रेस्ट्रेन शो किया। उन्होंने बार बार कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल कमीशन होना चाहिए, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। फिर जब उन पर हमला कर दिया गया, जब ये स्ट्राइक की गई 7 मई की, तो उसके बाद भी उन्होंने बड़ा रेस्ट्रेन दिखाया और उन्होंने सिर्फ जवाबी कार्रवाई उस वक्त की जब उनके 3 बेसिस के ऊपर हमला किया गया। ये वो सब चीज है जैसे आप कहते हैं कि ये अदा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न मीडिया को जो है बहुत ज्यादा पसंद आई। बाकी अपना कचूमर उस वक्त निकाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने 8000 ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए। वो बंद करते हुए उनको ख्याल नहीं आया कि उसमें उन्होंने बहुत से अमेरिकन जो ओपिनियन मेकर थे, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, कुछ के मिलियंस फॉलोअर्स थे, इसी तरह से यूरोपियंस थे, उसमें इंग्लिश थे, उसमें और मिडिल ईस्टर्न थे, उन सब के उन्होंने जब अकाउंट बंद कर दिए तो उन सब ने ट्विटर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा तूफान खड़ा कर दिया है हिंदुस्तान के हवाले से। उन्होंने सब ने अपना वजन जो है वो पाकिस्तान के साथ फेंक दिया और साथ ही इंटरनेशनल मीडिया को भी उनकी सिंपैथी हासिल हो गई है और बाकी बचा कुचा कसर जो है वो राफेल के गिरने ने निकाल दी है। ये वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में खासी इस वक्त एक फीलिंग पाई जाती है आइसोलेशन की। कंक्लूजन क्या है इन सारी की सारी चीजों का जो इस वक्त डेवलपमेंट्स? कंक्लूजन यह है कि जो सिचुएशन है अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में वो बड़ी टेंस और नाजुक है। हिंदुस्तान ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया है, इसीलिए वो इसको सीज फायर नहीं कह रहे बल्कि स्टॉपिंग ऑफ द फायरिंग्स कह रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा प्रेशर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने मिलकर अपने आप को, प्राइम मिनिस्टर ने खास करके अपने आप को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन की हैसियत से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है जो बहुत डिटरमिन्ड है, बहुत डिसाइसिव है। और इस स्टेज के ऊपर उसने हिंदू औरतों के ऑनर को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। तो उनके ऑनर और उनकी जो इज्जत है उसका उन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और प्रेशर अगर उनके ऊपर बिल्डअप होता रहेगा तो इसका बहुत ज्यादा खतरा है कि कोई भी एक्सक्यूज ढूंढा जा सकता है सीज फायर को तोड़ने के लिए और हॉस्टिलिटीज को शुरू करने के लिए। पिछले 24 घंटों के अंदर जो आपने ये भी देखा कि जो आखिरी 24 घंटे थे, जो आखिरी 24 घंटे थे इस जंग के, जो 4 डेज वॉर थी,
اس میں جو ताबड़तोड़ हमले किए गए थे वो दर हकीकत पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर स्ट्रिप्स पे किए गए। तो वहाँ पे गोल ये था, क्योंकि कोई भी अगर आपने पाकिस्तान पे हाथ डालना है या कोई उसके साथ सक्सेसफुल आपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करना है, तो उसके लिए अब उनको ये एहसास हो चुका है कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले PAF का कोई सोल्यूशन निकालना है और PAF की पावर्स को आपने उसको रिस्ट्रेन करना है, ये रिड्यूस जिसको कहते हैं, रिडक्शन करनी है उसकी। और उसके लिए अगर आप उसके एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दें, उसके जहाज़ों को ज़मीन पे तबाह कर दें, उसके बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दें, एयर स्ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये एक गोल था ऑन द 4th डे ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक खबर मसलसल ये भी आती है आज़ाद कश्मीर में, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर को, उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर सारे जो बॉर्डर के ऊपर विलेजेस हैं वो खाली करवा लिए थे, अभी भी खाली करवाए हुए हैं। जो नॉन लोकल पॉपुलेशन है जो हिंदुस्तान से आई है काम करने के लिए, उसको वापस भेज दिया गया था। उसके अलावा हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको टेरिटोरियल आर्मी, जो हिंदुस्तान की एक रिजर्विस्ट फोर्स होती है, उसको मोबिलाइज करने की भी उनको परमिशन जो है वो 7 मई को उनको दे दी गई थी। इसलिए जो ये कश्मीरी ऑब्जर्वर्स हैं वो समझते हैं कि शायद एक बड़े ग्राउंड हमले की भी कोई तैयारी हिंदुस्तान कर रहा था, लेकिन चूंकि उनको एयर फील्ड के अंदर यानी एयर सुपियोरिटी हासिल नहीं हो सकी इंडियन एयरफोर्स को, इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो धरी की धरी जो है वो रह गई हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि सूरत हाल नाजुक है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से बार बार उनको ये एश्योर करवाए कि पहलगाम के हवाले से हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है उसमें हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि मैंने इतने पहले आपको कहा था कि हिंदुस्तान में दावा किया गया कि कोई मैक्सर टेक्नोलॉजी से इमेजेस हासिल किए गए थे पहलगाम की। अगर ऐसी चीज़ अमेरिकन के सामने आती है, FBI के साथ आती है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसके साथ मुकम्मल ताउन करे और किसी भी तरह से इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता हुआ नजर ना आए, ताकि इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ रहे। और इसको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में कि बीजेपी ने जो एक पेन का थ्रेशोल्ड है, हिंदुस्तान का रिएक्टिव थ्रेशोल्ड है, उसको बहुत कम कर दिया है। एक वो ज़माना था जब मुंबई में 170 लोग घायल हुए, लेकिन हिंदुस्तान ने जंग नहीं शुरू की। फिर एक लेवल थ्रेशोल्ड का वो था कि पठानकोट पे जब हमला हुआ जनवरी में 2016 के, तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, एक टॉलरेंस थी। फिर टॉलरेंस का वो लेवल था उड़ी में कि जब उड़ी पे हुआ तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई जो बड़ी हद तक कॉस्मेटिक थी, बेसिकली तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर खोला गया, कुछ कमांडो एक्शन वगैरह किए गए। लेकिन फिर 2019 में पुलवामा के बाद एक बालाकोट पे स्ट्राइक कर दी गई। और अब जैसे कि हिंदुस्तान के दी वायर के एडिटर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा इनटू 9 टाइम्स उसको कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो थ्रेशोल्ड है उनका, रिएक्टिव थ्रेशोल्ड जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। गुज़िश्ता कई महीनों में गालिबन ये सबसे बड़ी रैली थी, जिसे हलीम आदिल शेख साहब और बहुत से और लीडर्स को लीड कर रहे थे। फिर शारा फैसल तक तो बहुत कामयाबी से पहुंचे। फिर उनका आगे रेड जोन से पहले उनका रास्ता रोक दिया गया, वहाँ खासी देर तकरार हुई। फिर वो रास्ता बदल के DHA की तरफ गए और मुतालबा उनका यह था कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। इस पर मजीद भी मैं बात करता हूँ। और उन्होंने कहा कि उनको खतरा भी है, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस किस्म के खतरात पैदा किए हैं उसके लिए इमरान खान की लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रैलीज पहले निकलनी चाहिए थी, थोड़ी देर से निकली। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ से बहुत से लोगों को ये तवक्को थी कि इमरान खान की पैरोल के ऊपर रिहाई हो सकती है, लेकिन अलीमा खान जो उनकी हमशीरा हैं उन्होंने एक दिन पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि 2 दिन पहले कि सलमान अकरम डारा साहब से हमने इसमें सलाह मशवरा किया, वो कहते हैं कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई जो है वो नहीं हो सकेगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये जो दरखास्त है अली मीन गंडापुर की, उसको रद्द कर दिया, वापस कर दिया बेसिकली तौर पर। और वो 2 ऑब्जेक्शन हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की लोकल स्टैंडिंग नहीं बनती, ये एप्लीकेशन जो है इमरान खान की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से आनी चाहिए थी। मुझे शक है कि इमरान खान ऐसी एप्लीकेशन खुद से मूव नहीं करना चाहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि इसमें रेस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो उसका केस है उसको इसमें रेस्पोंडेंट होना चाहिए था। तो अभी ये इल्तवा में है, आप देखें इस पर क्या प्रोग्रेस होती है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फौरी तौर पर प्रोग्रेस है वो हो सकेगी। बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी मेरे समेत कि जनरल साहिबान ये समझेंगे कि कौमी सलामती का एक ऐसा मोमेंट है कि इसमें इमरान खान की भी रिहाई होनी चाहिए, वो खुद से चाहेंगे, वो समझेंगे कि इसकी नीड है। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा पहले किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो पिछले 24-36 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके खिलाफ एक बाकायदा बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया। सम पीपल हु आर फेमिलियर विद दिस डेवलपमेंट, उनसे मैंने पूछा है कि वो कहते हैं कि क्रैकडाउन इस स्टेज पे इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, जिसने बहुत साथ दिया फौज का इस पूरे क्राइसिस में सोशल मीडिया में, वो दर हकीकत सारा का सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को देते हैं। और नाराजगी ये है कि वो पाकिस्तान फौज को, आर्मी को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे। खुदा बेहतर जानता है, पर यही एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे कानों में पहुंची है। अब क्वेश्चन ये है जो कई दिनों से मैंने कमेंट नहीं किया, मैंने देखा बहुत से लोगों को खुद से भी कमेंट्स कर रहे हैं और मेरा भी चाह रहे हैं कि मैं उस पर कमेंट करूं, और मैं कमेंट नहीं करना चाहता था मौजूदा सूरत हाल में।
क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है कि एक बहुत इमोशनल माहौल जो है वो बना दिया गया है, और जब भी एक हालत जंग और सूरत हाल होती है उस वक्त आपसे डिमांड किया जाता है कि आपने अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना है, इदारों के साथ खड़े होना है, मुल्क के साथ खड़े होना है, रियासत के साथ खड़े होना है। तो आप कोई एनालिसिस कितना ही फेयर क्यों ना हो, देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है ज़माने कदीम से कि जब भी जंग की सूरत हाल होती है तो उस मुल्क की जो मिलिटेंट क्लास या उसकी जो एक राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल एलीट होती है वो ताकतवर हो जाती है और उसकी लेजिटिमेसी में इजाफा हो जाता है, और उसके खिलाफ जितनी क्रिटिकल आवाज़ें हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको चुप होना पड़ता है। पाकिस्तान में भी जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और अस्करी इदारे जो बहुत गैर मकबूल हो चुके थे, उनकी लीडरशिप जर्नल साहिबान बड़े गैर मकबूल हो चुके थे, अब उनको बड़ी लेजिटिमेसी मिली है पहलगाम के बाद पाकिस्तान के अंदर। और आप देखेंगे कि डिफेंस बजट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। इसी तरह से डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे, ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होगा, तनकीद की बर्दाश्त और पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। क्योंकि अभी तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि ट्विटर को खोला है, अल्लाह करे कि ये उसे कंटिन्यू करें। लेकिन आने वाला जो वक्त है अगले चंद हफ्ते, उसी में हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, कैसी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं। यही सूरत हाल हिंदुस्तान में, जहाँ पे जो सीरियस एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया एक जरूरतमंद दलेर लीडर की हैसियत से, उन्होंने आने वाले कई स्टेट इलेक्शन जो है, बिहार ही क्या जितने भी स्टेट इलेक्शन आने हैं अगले 12 महीने, वो सारे के सारे अब बीजेपी ने बहुत आसानी से जीत लेने हैं, बिकॉज वो हिंदुस्तान के वकार के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। ये तो सूरत हाल थी बदनसीब रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, जहाँ पर बेवकूफ़ी, जहालत, फैनेटिसिज्म जो है उसका बहुत खुल के हमें देखने में मिली है। ताहम अमेरिका के अंदर से जो मैसेज आया है गुज़िश्ता 48 घंटों में वो बड़ा पॉजिटिव है पूरी दुनिया के लिए, जहां अमेरिका की अदालतें वन आफ्टर द अदर कोर्ट, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम जो इर्रेशनल अहकामात या डिसीजन से उनका रास्ता रोक के सीसा पलाई की दीवार, अगर किसी ने देखी नहीं है उसको सीसा पलाई की दीवार कहे बगैर, तो वो अमेरिका की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में एक और बहुत लैंडमार्क डिसीजन किया, जब वो जो टर्किश स्टूडेंट थी रुमैसा अर्तुगल समथिंग उसका नाम था, जो पीएचडी कर रही थी टफ यूनिवर्सिटी में, 5-6 हफ्ते पहले उनको डिटेन कर लिया गया, फिर उनको लुजियाना उठा के ले गए थे। उन्होंने कहा कि ये तो पैलेस्टीनियंस के लिए मुजाहरे करती थी। उन्हें वर्मोंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट के कहने पे लुजियाना से वापस लाया गया, उनको रिहाई मिल गई। उस स्टेज पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रुमैसा ने कहा कि अमेरिका इज इंडीड अ ग्रेट डेमोक्रेसी, और मुझे अमेरिकन जस्टिस सिस्टम जो है उस पर पूरा एतमाद है। अब ये जो मोमेंट है ये पहला नहीं है, इससे चंद हफ्ते पहले मोहसिन मदहावी जो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको मेरा ख्याल है तो अदालत ने इस तरह से जाने नहीं दिया था लुजियाना, उनको भी रिहाई मिल गई थी। रिहाई मिलने के बाद वो अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके ऑपरेट पीस छपे, बहुत ताशा अमेरिकन टेलीविजन चैनल ने मोहसिन मदहावी का इंटरव्यू किया। उनका जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल पीस था उसका उन्वान था कि आई वॉज डिटेन्ड फॉर माई बिलीव्स एंड हु इज नेक्स्ट। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी का ऑपरेट पीस इतना बड़ा छपना जो है वो भी कोई छोटी बात नहीं होती। तो यूं मोहसिन मदहावी एक सेलिब्रिटी बन के इमर्ज किया। अब गुज़िश्ता 24-48 घंटों में एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनको रिलीज करने का फैसला था मोहसिन मदहावी का, उसको एक अपील्स कोर्ट में चैलेंज किया था। हाँ, 3 जस्टिस थे, यूनानिमस डिसीजन किया है कोर्ट ने कि मोहसिन मदहावी को कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, और जब तक उसका केस चलेगा उसको कोई हाथ जो है वो नहीं लगा सकता। और यूं अमेरिका की अदालतों ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई गवर्नमेंट कितनी पॉपुलर और कितनी ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव कोई काम नहीं कर सकते। और ये पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये कोई भी अमेरिकन सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स की बात नहीं हो रही है। ये इसे कहते हैं वो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ तो लाखों हमने फफानों को उठा के धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो कोई पूछने वाला नहीं था कि यहाँ 20-20 साल से रह रहे हैं या 30-30 साल से रह रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इकॉनमी का हिस्सा है। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने फैसला किया, उनको उठा के बाहर निकाल दिया। लेकिन ये है रूल ऑफ लॉ, और ये है इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो इस वक्त अमेरिका में देखने में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका उस वक्त लगा है जब बहुत तो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन झटका बहुत बड़ा लगा क्योंकि चीन ने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। और जेनेवा में जो टॉक्स हुई हैं, जो पिछले एक दिन में कंक्लूड हुई हैं अमेरिका और चीन के दरमियान में, उसमें जो 145% की ड्यूटीज थी वो 100% पे भी नहीं आई, 90% पे भी नहीं आई, 75% पे भी नहीं आई, 50% पे नहीं आई, 45% पे नहीं आई। उन्होंने ब्रेक लगाई आके 30% के ऊपर। और दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया है कि 90 डेज जो इंटरिम टाइम पीरियड में नेगोशिएशन करेंगे फाइनल, उसके दरमियान में ड्यूटीज जो है वो 30% पे आ गई हैं, 145% से 30% पे आ गई हैं। ये चीन की जो डिटर्मिनेशन थी कि हम ये नहीं मानते, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। मार्केट्स ने सुख का थाम लिया, बिकॉज अमेरिकन जितने इंपोर्टर्स थे उनकी जितनी इंपोर्ट्स थी वो रुकी हुई थी चीन से, चीनी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी मामला रुका हुआ था, तो सबने सुख का चाल लिया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।